हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एस एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इज रिलेटेड विथ पर्सनालिटी राइट्स। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट हैज पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर टू प्रोहिबिट द मिसयूज ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटीज के बेसिस पे जो उनके वॉइस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पर्सनालिटीज होते हैं, उनके इमेज, उनके वॉइस, उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जिसका यूज एडवर्टीजमेंट में किया जा रहा हो बिना अनऑथोराइज्ड उनके ऑथराइजेशन के, उसे यूज करने के लिए एक इंटरिम ऑर्डर किया, उसे प्रोहिबिट किया है। तो बेसिकली और ये जो राइट्स हैं, चूंकि यह जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अभी ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है, बेसिकली जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पेशली बॉलीवुड एक्टर्स, उनके वॉइस का यूज किया जाता है, उनके इमेज का पिक का यूज किया जाता है। ये तो जो उनका अनऑथराइज्ड मतलब उनके बिना परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। और इसी को प्रोहिबिट करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। अगर हम इस पर्सनालिटी राइट्स की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी राइट्स, तो बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक्टर्स से बात है, तो ऐसा कोई भी पर्सनालिटी, वो हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, बॉलीवुड से रिलेटेड हो सकते हैं वो कोई अदर सेक्टर से रिलेटेड हो। तो ऐसे पर्सनालिटीज जिनका नाम, आवाज, वॉइस को, नेम को, उनके इमेज को यूज किया जा सकता हो, उनके राइट्स को हैम्पर, उनका यूज करके उससे लोग बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पर्सनालिटी जिनका अनऑथराइज्ड अगर आप कोई यूज कर रहा है तो उसे मना किया गया है, इस ऑर्डर में प्रोहिबिट किया गया है। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इनको अनऑथराइज्ड एक्सेस को मना करती है। अब अगर पर्सनालिटी राइट्स की बात करें, दिस बेसिकली रेफर्स टू राइट्स ऑफ राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट इट्स पर्सनालिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सनालिटी हो, उनका जो अपना राइट होता है अंडर राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी। दिस राइट टू प्राइवेसी आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21 in 2017 in केएस पुट्टास्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। तो ऐसा कोई भी राइट जो उस पर्सनालिटी के राइट को प्रोटेक्ट करता हो, उसकी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करता हो, और जो राइट टू प्राइवेसी या राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आता हो, वह पर्सनालिटी राइट्स है। अगर आप किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का आप उसका इमेज अपने किसी शॉप पे लगा के उसका आप उससे बेनिफिट कमा रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं, उसका वॉइस यूज कर रहे हैं, और उसका आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज कर रहे हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो पर्सनालिटी राइट्स के अगेंस्ट में, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में, राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। बिकॉज अगर आप किसी पर्सनालिटी के अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी का फाइनेंशियल लॉस भी है और उनका इमेज भी हैम्पर होगा। These rights are important to celebrities as their names, photographs or even voices can easily be misused. बहुत सारी कंपनियां उसके मिसयूज कर सकती है, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है। जैसे अगर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है तो अमिताभ बच्चन का वॉइस बहुत लोग उसका मिसयूज करते हैं, लोग उनकी आवाज निकाल के उनका अलग अनऑथराइज्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी के राइट्स को हैम्पर किया जाता है। Therefore, it is necessary for renowned personalities to register their names to save their personality rights. That's why it is necessary हो जाता है कि जो भी पर्सनालिटी है वो अपने नाम को रजिस्टर करवाए ताकि उनके राइट, जो पर्सनल राइट्स हैं, पर्सनालिटी राइट्स है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी राइट्स एंड पर्सनालिटी राइट्स। कब किसी पर्सनालिटी के राइट्स को आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, पब्लिकली यूज कर सकते हैं, कब? तो अगर डिफरेंस की बात करें तो दिस पर्सनालिटी राइट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइट। जो हम किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी सेलिब्रिटीज का जो राइट्स होता है, पर्सनालिटी कल्ट से रिलेटेड जो राइट्स होता है, वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज राइट टू पब्लिसिटी,
राइट ऑफ पब्लिसिटी, कि अगर किसी पर्सनालिटी का अगर नाम आप यूज कर रहे हैं, उसका इमेज फोटोग्राफ यूज कर रहे हैं, उसका सिग्नेचर यूज कर रहे हैं, उसका वॉइस यूज कर रहे हैं, तो विदाउट उस पर्सनालिटी के कंसेंट के, उसके कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट साइंड के आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो पब्लिसिटी आप तभी कर सकते हैं उसके नाम का, वॉइस का, जब उसका ऑथोराइजेशन हो। वो क्या लाइक करता है, नहीं करता है, ये सारे चीजें आप तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली पब्लिसिटी तभी कर सकते हैं उस चीज का जब उसका कंसेंट हो और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, देन ओनली आप उसका पब्लिसिटी कर सकते हैं। सो राइट ऑफ पब्लिसिटी और द राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन और कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनसेशन। कि अगर कोई कंपनी सपोज कर लीजिए किसी पर्सनालिटी का अगर इमेज यूज कर रही है तो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो यूज नहीं कर रही होगी। सो पब्लिसिटी तभी कर सकते हैं जब उसका कंसेंट हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे साइंड हो। सेकेंड वन इज राइट टू प्राइवेसी। जैसा कि हमने देखा कि राइट टू बेसिक प्राइवेसी बेसिकली फंडामेंटल राइट है, तो पर्सनालिटीज का भी अपना फंडामेंटल राइट होता है, अपना प्राइवेसी होता है। सो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। कि जो पर्सनालिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका भी अपना राइट है कि हमारे किसी भी प्राइवेसी को हमसे बिना कंसेंट के पब्लिक नहीं किया जाए। आए दिन आप देखते ही होंगे कि फलाने सेलिब्रिटीज का ये चीज हो गया तो वो चीज हो गया, तो बेसिकली उनके प्राइवेसी का हैम्पर हो रहा है। सो जो पर्सनालिटी राइट है वो दोनों का कंसेंट है, राइट टू पब्लिसिटी का भी और राइट टू प्राइवेसी का भी। राइट टू पब्लिसिटी मतलब कि बिना उनके कंसेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, उनका नाम, फोटोग्राफ, किसी भी चीज, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज को आप यूज नहीं कर सकते। और राइट टू प्राइवेसी का मतलब हुआ कि उन्हें भी राइट है कि आप जो पब्लिकली कुछ यूज करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी का वो हैम्पर है उनका। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, जिसके कारण जो कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटीज होते हैं उनके जो इमेज होती है वो डाउन होती है और कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। दैट्स वाई यह जो इंटरिम ऑर्डर है इसका मेजर एम यही है कि जो अनऑथोराइज्ड यूज और मिसयूज हो रहा था अभी तक इन पर्सनालिटीज का आवाज, उसे बैन किया जाए, उसे रोका जाए। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे क्राइम भी होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम। कोई आपको कॉल करेगा किसी की आवाज निकाल के, आप उसमें फंस जाइएगा, उस ट्रैप में फंस जाइएगा। तो जो अनऑथराइज्ड यूज हो रहा था, बहुत सारे जगह होते हैं, अनऑथराइज सिग्नेचर यूज कर लेते हैं लोग अपने दुकानों पे, अपने कंपनी में उसका फोटो यूज कर लेते हैं। तो इसी को बैन करने के लिए यह एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया ताकि इसे प्रोहिबिट किया जा सके। जो पर्सनालिटीज के राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पब्लिसिटी है, उनका जो इमेज डाउन होता है उस पर प्रोहिबिशन लगाया जा सके। अगर हम बात करें कि इंडिया में पर्सनालिटी राइट इन इंडिया क्या क्या ऐसे राइट्स है, क्या क्या ऐसे प्रोविजन है कि पर्सनालिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो पहला तो हम ऑलरेडी देख लिए कि राइट टू प्राइवेसी जो अंडर आर्टिकल 21 है, उस पर्सनालिटी राइट का एक पार्ट ये भी है कि राइट टू प्राइवेसी है। जो पर्सनालिटी है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, इंडिया का सिटीजन है, तो उसे भी तो राइट टू प्राइवेसी है कि आप उसके प्राइवेसी को कैसे पब्लिकली आप अनाउंस कर सकते हैं, पब्लिकली उसे पब्लिसिटी उसका कर सकते हैं। सो हमारे यहां आर्टिकल 21 जो है, दिस ऑल्सो अवेलेबल टू द पर्सनालिटीज। सो अगर उनके प्राइवेसी का अगर हैम्पर होता है तो राइट अंडर आर्टिकल 21 उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो उन्हें भी रिट का प्रोविजन, उनके पास भी रिट अवेलेबल है कि वो रिट फाइल कर सकते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। अनदर प्रोविजन इज कॉपीराइट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस मोरल राइट्स आर ओनली गारंटेड टू ऑथर्स, परफॉर्मर्स, दिस इंक्लूड ऑल्सो एक्टर्स, सिंगर, म्यूजिशियन एंड डांसर्स। जो मॉरल राइट्स है किसी के भी पर्सन से रिलेटेड, उनसे कॉपीराइट से रिलेटेड, जैसे हम एक एग्जांपल है ट्रेडमार्क का, अगर कोई किसी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क साइन है तो कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता है। तो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर जो पर्सनालिटी, जो कल्ट है, जो पर्सनालिटी, जो उनका रिलेटेड जो इमेज है, वॉइस है, ऑलमोस्ट बेसिकली ट्रेडमार्क की तरह ही है। आइडेंटिकल तो नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट सिमिलर है कि आप उनके आवाज को कैसे यूज कर सकते हैं। सो कॉपीराइट एक्ट भी उसे प्रोटेक्ट करता है। इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स।
ऑल्सो प्रोटेक्ट पर्सनल राइट्स अंडर सेक्शन 14, जो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट है वो सेक्शन 14 के तहत पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इवन द दिल्ली हाई कोर्ट इन अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस केस 2011 में एक केस हुआ था, अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस केस 2011। इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पर्सनल राइट्स हैं विदाउट ऑथराइजेशन उसे प्रोहिबिट करने की बात कही थी। तो बेसिकली यह जो न्यूज आया है कि बहुत सारे जो पर्सनालिटीज हैं उनके इमेज को, उनके वॉइस को मिसयूज किया जा रहा था, उनका अनऑथोराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, सो उसे कहीं ना कहीं उसे प्रोहिबिट करने की कोशिश की जा रही है, और जिसके कारण से उनका फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है। वो हमारे कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है, ट्रेडमार्क एक्ट का वायलेशन है। सो दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। हमारा जो दूसरा टॉपिक है इज अबाउट ब्लैक होल। ब्लैक होल अभी रिसेंट पास्ट इसी ईयर में फ्यू मंथ्स बैक एक यूनिवर्स में एक लाइटनिंग देखा गया था, ब्राइट लाइटनिंग, जिससे साइंटिस्ट बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि आखिर इतने बड़े लाइटनिंग का सोर्स क्या है। बट रिसेंटली साइंटिस्ट ने इंक्लूडिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडिया हेल्प द ट्रेस द एक्टिविटी पावर्ड बाय ब्लैक होल। अब इन्होंने पता लगा लिया है कि आखिर उस फ्लैश लाइट का, इतने बड़े ब्राइट फ्लैश लाइट का क्या सोर्स था। तो साइंटिस्ट ने पता लगा कि वह एक ब्लैक होल था जो कि अबाउट 8.5 बिलियन ईयर्स अर्थ से दूर है। ये जो आप लाइट ईयर्स देखते हैं बेसिकली इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो जो फ्लैश लाइट आया है वो ब्लैक होल से इमर्ज हुआ था जो कि अर्थ से अप्रोक्स 8.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, दूर है। अगर हम ब्लैक होल की बात करें कि ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल बेसिकली स्पेस में एक ऐसा प्लेस होता है, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा प्लेस होता है जिससे कि इवन लाइट भी पास नहीं कर पाता। सपोज और यहां से सन की लाइट आ रही है, तो यहां पे लाइट जाने के बाद इससे क्रॉस नहीं होता है, ये साइड से तो निकल रहे हैं लेकिन इससे लाइट क्रॉस नहीं होता है। सो इसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि इवन स्पीड, लाइट का स्पीड हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उतना स्पीड का जो स्पीड है जिस लाइट का वो भी इसे क्रॉस नहीं कर पाता है। तो सोच सकते हैं कि इस ब्लैक होल का जो ग्रेविटी है वो कितना अधिक होता होगा। तो बेसिकली एक प्लेस है यह जहां से लाइट भी क्रॉस नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ इंटेंस ग्रेविटी, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है उसका। अब बात करें कि अगर ये ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेसिकली अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्टार्स का डेथ, जब स्टार्स डाई होते हैं देन ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। कोई भी ब्राइट स्टार है अगर उसका डेथ होता है, जब उसकी ब्राइटनिंग सुपरनोवा का एक फेज आता है, उसके बाद जो एक स्थिति आती है वह हम ब्लैक होल कहलाता है। तो बेसिकली स्टार्स के डाइंग होने के कारण ही ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। जो छोटे छोटे ब्लैक होल्स है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जो अभी यूनिवर्स में हमारे छोटे छोटे ब्लैक होल्स पाए जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स पाए जा रहे हैं, वो यूनिवर्स के बिगिन में ही उनका फॉर्मेशन हो गया था, जो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जो मिडिल होते हैं, जो मिडिल साइज के होते हैं, जिसे सेटलर ब्लैक होल्स भी कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो द वेरी बिग, बट इन कंपेरिजन टू हम इसे मीडियम साइज ब्लैक होल्स बोलते हैं। जो सेटलर ब्लैक होल्स होता है, ब्लैक होल्स होते हैं, आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ ए वेरी बिग स्टार फॉल्स इन अपॉन इटसेल्फ। जब एक बहुत बड़े स्टार का, सपोज दिस इज स्टार, और इसका जो सेंटर होते के तरफ, जिसके मास होते हैं, इसके सेंटर की तरफ फॉल कर जाते हैं। ऐसे सपोज ये एक स्टार है, अब इसका पूरा का पूरा मास एक सेंटर में आके फॉल हो जाता है और वो स्टार का डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इतना बड़ा स्टार का अगर कोई मास एक सेंटर में जाके गिरेगा, फॉल करेगा, तो सोच सकते हैं कि उसकी ग्रेविटी कितनी अधिक इंटेंस होगी। And that basically led to the formation of a black hole or also known as settler black hole। और इसी प्रोसेस में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का भी फॉर्मेशन होता है।
जो बहुत बड़ा स्टार जब इस तरीके से उसका जो मासेस होता है किसी एक सेंटर में आके वो कोलैप्स कर जाता है, फॉल्स कर जाता है, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो साइज में काफी बड़ा होता है, इवन मिलियंस ऑफ सन के बराबर एक ब्लैक होल होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें विजिबिलिटी की कि क्या ये दिख सकता है, तो नहीं, जो हमारे ब्लैक होल्स होते हैं दिख ही नहीं सकते, बिकॉज जो प्रिंसिपल होता है कि कब कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो लाइट तो इससे पास ही नहीं करता है, तो जब पास ही नहीं करता है तो विजुअल कैसे होगा? दैट्स वाई जो ब्लैक होल्स होते हैं वह इनविजिबल होते हैं, बट स्पेस जो टेलीस्कोप होते हैं उनकी मदद से हम देख सकते हैं। बिकॉज कैसे पता चलता है कि जैसे देखिए अगेन दिस इज ब्लैक होल और लाइट इसके सराउंडिंग एरिया से पास करते रहते हैं लेकिन मिडिल से पास नहीं करते हैं। तो जो साइंटिस्ट इवेंट होराइजन भी बोल सकते हैं, इवेंट होराइजन इसे बोला जाता है, इवेंट होराइजन। इस जो यह घटना है जब यह ब्लैक होल से पास नहीं करते, इसके सराउंडिंग एरिया से पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। तो ये जब पास करते हैं तो इसके हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट उसका पता लगाते हैं। अगर हम बात करें इसके साइज की, तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ जो ब्लैक होल्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं कि जिनका जो मास होता है वो अप टू 20 टाइम्स मोर देन द मासेस ऑफ सन होते हैं। और जो मैसिव, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं, वो तो अप्रॉक्स 1 मिलियन सन्स के मास का टुगेदर मिलाने पे जितना उसका मास हो सकता है उतना सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास होता है। तो इवन जो ब्लैक होल्स होते हैं वो एटम से भी छोटे पाए जा सकते हैं। कुछ कुछ ब्लैक होल्स का जो साइज होता है एक इवन स्मॉल जो एटम होते हैं उस साइज के भी पाए जा सकते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि अप्रॉक्स 1 मिलियन सन्स को टुगेदर मिलाने पे जिसका एक मास हो सकता है, उतने बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं हमारे यूनिवर्स में है। अगर हम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें, इसे सैग्रिकस स्टार्स बोला जा रहा है, और सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जो गैलेक्सी होती है हमारे अर्थ का जो एक गैलेक्सी है, जैसे जिसे हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, उसी में एक ये ब्लैक होल है, दैट इज कॉल्ड सैग्रिकस। ये हमारे मिल्की वे में, ये हमारे आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, उसमें एक ब्लैक होल है। इट हैज मास इक्वल टू अबाउट 4 मिलियन सन्स। अब इसका जो मास है वह अप्रॉक्स 4 मिलियन सन्स के बराबर है, तो सोच सकते हैं कि यही कितना बड़ा होगा। तो हम देख लिए हम जैसे कि ब्लैक होल बेसिकली कुछ नहीं, एक स्पेस, एक ऐसा स्पेस जहां पे इंटेंस ग्रेविटी है, और जिसके कारण, उस ग्रेविटी के कारण इवन जो लाइट है उस ब्लैक होल से पास नहीं कर पाता है, उसके सराउंडिंग जोन से पास करता है, और उसी के हेल्प से यह पता लगाया जाता है स्पेस टेलीस्कोप के हेल्प से कि वह ब्लैक होल है या नहीं है। आप एक ये पिक्चर पे देख सकते हैं जो स्टेज है, यहां पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि जो स्टार्स होते हैं उनके जो मास होते हैं फॉल डाउन करते हैं एक सेंटर की ओर, मैटर्स कोलैप्स इनटू अ डेंस कोर, और जहां पे इतने बड़े स्टार का पूरा मैटर एक साथ कोलैप्स करेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। जैसे यहां पे बात आता है कि ये फॉल करता है, उसके बाद सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है, आउटर ईयर गैस, इसके साइड्स, जो आउटर साइड्स होते हैं उससे गैस का इरप्शन होता है, इरप्ट करते हैं। थर्ड में देख सकते हैं कि अगेन जब ये बड़ा हो जाता है तो अगेन कोलैप्स होता है, जिससे इनकी ग्रेविटी और अधिक बढ़ जाती है, और अधिक इनका इंटेंस ग्रेविटी हो जाता है, एंड फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। और यहां से लाइट क्रॉस नहीं करता, इसके साइड से क्रॉस कर सकता है, और जिसे हम लोग इवेंट होराइजन भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज अबाउट क्वासर्स का फॉर्मेशन होता है, powered by black holes. Quasars reach extreme temperature that emit jets of radiation, और इसी के कारण से इस क्वासर से ही रेडिएशन निकलता है, इमिट होता है, बिकॉज इसका जो टेम्परेचर होता है सुपरनोवा ब्लैक होल, इसे का जो टेम्परेचर उसका काफी बढ़ जाता है, और जिससे कि रेडिएशन इमिट होता है। तो बेसिकली एक 5 स्टेज है कि यहाँ पे स्टार डाई होता है, यहाँ सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है, अगेन कोलैप्स होता है सेंटर में एक जगह, लीड्स टू ब्लैक होल का फॉर्मेशन, एंड जब इसी से रेडिएशन इमिट होता है जिसे हम क्वासर्स का स्टेज कहते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और जिससे रेडिएशन इमिट होता है। सो ये था हमारा ब्लैक होल के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।